प्रिय बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम 10वीं कक्षा के व्याकरण भाग में से एक महत्वपूर्ण उपविषय समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समरूपी भिन्नार्थक शब्द का अर्थ समझिए। यह शब्द समरूपी भिन्नार्थक दो उपभागों में बांटकर समझा जा सकता है। समरूपी अर्थात समान रूप वाले, भिन्नार्थक अर्थात अलग अर्थ वाले। तो वे शब्द जो देखने, सुनने, पढ़ने और लिखने में लगभग एक समान हो, समान रूप वाले हो, लेकिन जिनके अर्थ अलग-अलग हो, उन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के रूप में भी जानते हैं और ये शब्द प्रायः शब्द युग्म अर्थात दो शब्दों के जोड़े के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विषय को विस्तार से जानने से पहले आइए कुछ साधारण से शब्द लेते हैं जिनके जरिए आप इस विषय के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहला शब्द पता। पता यानी किसी के रहने का स्थान और इसी के समानांतर दूसरा शब्द पत्ता। पत्ता यानी के किसी पेड़ या पौधे का पत्ता। पता और पत्ता। आइए अब दूसरे शब्द युग्म की ओर बढ़ते हैं। उतर यानी किसी ऊंची जगह से उतरना। उत्तर अर्थात जवाब देना। उत्तर और उत्तर। इसके बाद अगला उदाहरण पूछ अर्थात कोई बात पूछना। पूंछ अर्थात किसी पशु की दुम। पूछ और पूंछ। अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द बाग। बाग यानी बच्चों आपको पता ही है, बाग, बगीचा, उपवन। और बाघ, बाघ यानी जंगली जानवर। बाघ और बाघ। तो ये सभी शब्द अभी तक आपने देखे, पता, पत्ता, उतर, उत्तर, पूछ, पूंछ, बाघ और बाघ। ये सभी शब्द पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको साथ साथ अर्थ स्पष्ट किए, इनके अर्थों में बहुत अंतर है। अब अगला उदाहरण पवन यानी हवा। पावन अर्थात निर्मल। इसके बाद समान अर्थात बराबर। सामान यानी सामग्री। अगला शब्द युग्म हंस यानी हंसना और हंस यानी एक पक्षी का नाम। इसके बाद दिन अर्थात दिवस। दीन अर्थात गरीब। तो इस तरह ये चार शब्द युग्म अब तक मैंने आपके सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए। पवन, पावन, समान, सामान, हंस, हंस, दिन और दीन। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए अगला उदाहरण अंदर। अंदर अर्थात भीतर। अंतर, अंतर यानी भेद। आदि अर्थात किसी कार्य को आरंभ करना। आदि यानी अभ्यस्त होना, आदत होना। आंधी
अर्थात तेज हवा चलना। आधी अर्थात किसी वस्तु का आधा भाग। इसके बाद और अर्थात तरफ, और यानी तथा। तो इस प्रकार अभी तक हमने शब्द युग्म लिए दिन, दीन, अंदर, अंतर, आदि, आदि, आंधी, आधी, और। अब इसके बाद कढ़ाई यानी सुई धागे से कढ़ाई करना। कढ़ाही अर्थात खाना पकाने वाला बर्तन। परिमाण यानी मात्रा, परिणाम अर्थात नतीजा। मेला यानी त्योहार। मैला अर्थात गंदा, दूषित। पीठ किसी को पीटना। पीठ शरीर का एक भाग। और एक और उदाहरण अचार यानी आम, नींबू, मिर्च आदि का अचार। आचार अर्थात चाल चलन। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों के जरिए हमने अब तक समरूपी भिन्नार्थक शब्द का बुनियादी अर्थ समझ लिया। और अब इसी कार्य को विस्तार देते हुए अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं और इसे और ज्यादा समझने का प्रयास भी करते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण उपविषय समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आइए इस विषय में आगे बढ़ते हुए इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। यह उपविषय पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के व्याकरण भाग से लिया गया है और वार्षिक परीक्षा के स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब तक हम इस विषय की आधारभूत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए विषय को विस्तार देते हुए विभिन्न उदाहरणों के जरिए इसे और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करें। तो आज का उपविषय समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और इस पाठ का उद्देश्य व्याकरण की जानकारी देना, शब्द ज्ञान में वृद्धि करना, भाषा की शुद्धि को बनाए रखना और एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ रूपों की जानकारी प्रदान करना है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ समझिए। श्रुति का अर्थ है सुनना, सम का अर्थ समान, भिन्नार्थक का अर्थ अलग अलग अर्थ वाले, अर्थात वे शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग हो। तो अब परिभाषा, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें एक सी ध्वनि वाले भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रयोग होने से स्पष्ट होते जाते हैं।
परिभाषा और अर्थ समझने के बाद आइए विषय को विस्तार देते हुए इसकी विशेषता। कुछ शब्दों का उच्चारण एक सा लगता है किंतु उनकी वर्तनी भिन्न होती है और अर्थ भी। वर्तनी, जिसे आप सामान्य भाषा में स्पेलिंग कहते हैं। पहला उदाहरण, अचल, अचला, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अचल और अचला। तो तस्वीर देखकर आप अर्थ समझ गए हैं कि अचल का अर्थ पहाड़ और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अचल यानी पहाड़, अचला यानी पृथ्वी। तो वाक्य में प्रयोग करें। हिमालय अचल है। अचला, हमें अपनी अचला को स्वच्छ रखना चाहिए। तो हिमालय क्या है? अचल यानी पहाड़, और हमें अपनी अचला को यानी धरती को स्वच्छ रखना चाहिए। अगला चित्र जैसा आप देख रहे हैं और आपको देखकर समझ आ रहा है, ये शब्द युग्म है पानी, पानी। पानी अर्थात, हाँ जी, जल। बिल्कुल सही, आपने अनुमान लगाया। पानी, जल। पानी अर्थात हाथ। आइए अब वाक्य बनाएं। पानी को प्रदूषित मत करो, यानी जल को दूषित मत करिए। राधा ने ज्योतिष से अपना भविष्य फल जानने के लिए पानी दिखाया। पानी अर्थात हाथ दिखाया। अगला चित्र, दिन, दीन। तो तस्वीर देखकर आप अर्थों का अनुमान लगा चुके हैं कि दिन शब्द का अर्थ होना चाहिए दिवस और दीन का अर्थ होना चाहिए निर्धन यानी गरीब। वाक्य में प्रयोग करें। कल दिन निकलने पर दुकान पर चलेंगे। मंदिर के बाहर बैठे दीन की सहायता करें। तो वाक्य प्रयोग के द्वारा हम दिन और दीन के अंतर को समझ गए। अगला शब्द युग्म धरा और धारा। तो चित्रों को ध्यान से देखिए और आप इनके अर्थों को समझ पाएंगे। धरा अर्थात पृथ्वी यानी धरती, और धारा अर्थात नदी का प्रवाह, नदी का वेग। तो वाक्य बनाते हुए इसे और समझेंगे। इस धरा पर सबसे बड़ा धर्म मानवता है, और धारा, नदी की धारा तेज प्रवाहित हो रही है। धरा और धारा, इसका अंतर हमें समझ में आ गया। अब अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द परिणाम, परिमाण। तो तस्वीरें देखकर हम समझ चुके हैं कि परिणाम शब्द का अर्थ नतीजा यानी फल, और परिमाण का अर्थ नाप या माप। तो बच्चों, अब इन्हीं शब्दों का वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करें। आज मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित होगा। दूसरा वाक्य, कोई भी वस्तु खरीदते समय उसके परिमाण का ध्यान रखें। तो इस तरह परिणाम और परिमाण। अगला युग्म कल्पना
कल्पना। तो यहाँ आधा ल और पूरा ल यही अंतर है। और अब इनके अर्थों की तरफ बढ़ते हैं। कल्पना अर्थात मन की उपज और कल्पना अर्थात दुखी होना। तो वाक्य बनाइए। हमें वास्तविकता से परिचित होना चाहिए, कल्पना के संसार में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा वाक्य, कार्य भली भांति पूरा ना होने पर साधना कल्पने लगी। अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द गृह और ग्रह। तो चित्र देखकर इनका अर्थ हम समझ चुके हैं कि गृह शब्द का अर्थ होता है घर, निवास, और ग्रह यानी नक्षत्र। तो गृह यानी घर, ग्रह अर्थात नक्षत्र। तो आइए अब वाक्य प्रयोग करें। मीना ने अपने नए गृह में जाने की तैयारी कर ली है। पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन संभव है। तो गृह और ग्रह दोनों का अंतर समझने के बाद अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द कंगाल, कंकाल। तो चित्रों को ध्यान से देखिए और बच्चों, आपको अर्थ समझ में आ चुका है कि कंगाल का अर्थ है गरीब यानी निर्धन और कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा। तो प्यारे बच्चों, अर्थ समझने के बाद वाक्य बनाइए। व्यापार में हानि होने पर समीर कंगाल हो गया। और दूसरा वाक्य, बच्चों कंकाल देखकर मत डरो, या बच्चे कंकाल देखकर डर गए। अनल, अनिल। तो तस्वीरें देखकर आपको अर्थ समझ में आ चुका है कि अनल शब्द का अर्थ होगा आग या पावक और अनिल का अर्थ हवा, समीर। तो अनल और अनिल इन दोनों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो पहला वाक्य, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अनल से की जाती है। और आज ठंडी हवा यानी कि ठंडी अनिल चल रही है। तो इन दोनों को वाक्य प्रयोग के बाद अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म चर, चारा। तो चित्र देखिए और अनुमान लगाइए कि चर शब्द का अर्थ क्या होगा। चर का अर्थ दास यानी सेवक और चारा अर्थात पशुओं का खाना। वाक्य बनाते हैं। तो चर शब्द का वाक्य प्रयोग करते हुए, पुरातन समय में चर रखने की प्रथा थी। और दूसरा वाक्य, मोहन ने गायों को चारा खाने को दिया। अब इसके बाद अब अगला शब्द युग्म अली, अली। तो चित्र देखने के बाद हम अर्थ समझ गए हैं कि अली शब्द का अर्थ है सखी और अली यानी भंवरा। वाक्य बनाते हुए हम इसके अर्थ को और ज्यादा स्पष्टता से समझेंगे।
पहला वाक्य, राधा अपनी अली के साथ यमुना किनारे गई और अली फूलों पर मंडरा रहे हैं। अली यानी भंवरे और अली अर्थात सखी। गिरी, गिरी। तो तस्वीरें देखिए और अर्थों का अंदाजा लगाइए। तो गिरी शब्द का अर्थ होगा पहाड़, नग, शैल, पर्वत। और गिरी अर्थात गिरना, किसी वस्तु का गिरना या किसी व्यक्ति का गिरना। वाक्य प्रयोग, भारत में गिरी की विशाल श्रृंखला है और मीना फिसलकर गिरी। इस तरह वाक्य बनाने के बाद कुछ अन्य उदाहरण। खग, खंग। खग अर्थात पक्षी, खंग अर्थात तलवार। गात अर्थात शरीर और ज्ञात यानी मालूम होना। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि अब आपको ये उपविषय समझ भी आ गया है और आपको रोचक भी लग रहा है। तो विषय को और विस्तार देते हुए आइए कुछ और उदाहरण। सज्जन, सजन। सज्जन अर्थात भला आदमी और सजन यानी के पति। संघ अर्थात साथ, संघ अर्थात समुदाय। क्रम, सिलसिला, कर्म, काम। शंकर भगवान शिव, शंकर मिला हुआ। क्रम, कर्म। नव यानी कि नया, नाव अर्थात नौका। तो दर्प यानी अभिमान और दर्पण यानी शीशा। अन्न अर्थात अनाज, अन्य यानी दूसरा। सदा, हमेशा, सादा, साधारण। तप, तपस्या, ताप अर्थात गर्मी। गिरी, पर्वत, गिरी गिर जाना। गुर, उपाय, गुरु, शिक्षक। अवलंब यानी कि सहारा, अविलंब यानी कि बिना देर किए, शीघ्र, जल्दी। शोक अर्थात दुख। शौक अर्थात लालसा। कपट अर्थात छल, कपाट यानी कि दरवाजा। नम्र, विनीत और नर्म यानी मुलायम। तो अब इसके बाद अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। तो पहली गतिविधि, वाक्य प्रयोग करें। गिरी, गिरी। शोक, शौक। तो ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म अभी हमने पढ़े हैं। अब आप इनके वाक्य बनाइए और इनके अर्थ के अंतर को समझिए। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास करने से आप इस विषय को गहराई से समझ जाएंगे और हमेशा याद भी रख पाएंगे। कोष्ठक के उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश करना ठीक नहीं, कपाट या कपट। नदी का डैश स्वच्छ है, पानी या पानी। फूलों पर डैश मंडरा रहे हैं, हमें बुरे डैश से दूर रहना चाहिए।
ताजमहल की सुंदरता सभी को डैश में डाल देती है। गाय को डैश डाल दो। डैश जानवरों का संरक्षण आवश्यक है। शब्दों के अर्थ लिखिए। कूल कुल, गात कियात, तप ताप, नम्र नर्म, अन्न अन्य। अगली गतिविधि, शिखर शेखर, मात्र मात्रा, रक्त रिक्त, चर्म चरम, गुर और गुरु। सही अर्थ तक रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। संदेह सदेह, सुगंध सौगंध, मांस मास, सशरीर, शक खुशबू, कसम। बच्चों, अब तक आपने सीखा कि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान होता है, परंतु फिर भी उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो पुनरावृत्ति के अंतर्गत इन शब्दों में एक आध अक्षर अथवा मात्रा का अंतर होने पर भी सुनने में, पढ़ने में, देखने में वे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बने हैं। श्रुति जमा सम जमा भिन्न जमा अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो। ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण करने में समान भले ही प्रतीत हो किंतु समान होते नहीं हैं, इसीलिए उनके अर्थ में उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि भिन्नता होती है। कली और कली दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कली का अर्थ है कलयुग और कली का अर्थ है फूल की कली। तो रचनात्मक कार्य में क्या आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले कुछ समरूपी शब्द जानते हैं? ऐसे कितने शब्द एकत्र कर सकते हैं? इन शब्दों की एक सूची बनाइए। बच्चों, एक चित्र अपने आप में शब्दों से कहीं अधिक बोलता है। अब तक आपने जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द सीखे, उनके चित्र अपनी स्क्रैप बुक में लगाकर उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो ये रोचक गतिविधियां। तीसरी गतिविधि इंटरनेट ज्ञान का भंडार है। आइए इसका कुछ उपयोग करें। इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कुछ नए समरूपी भिन्नार्थक शब्द सीखें और उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। इन समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को पहचानकर इन्हें नामांकित करें। तो आपके सामने कुछ चित्र दिए हैं, आपको इन्हें पहचानकर इनके नीचे शब्द लिखना है। समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करें कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। कुल कूल, देव दैव, नत नित, कली कली, प्रसाद प्रासाद, अवधि अवधि। तो मुझे आशा है कि आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्दों पर ये प्रयास और ये पाठ योजना पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए और पल पल जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।